विंगे को आप स्टार्ट कर दीजिए। Good morning, class. Today we will study HRM versus personal management. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आज हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम में मैंने HRM वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ाया था, लेकिन किसी बच्चों को डाउट है और वो एकदम लास्ट टाइम पर हुआ था, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से और इन डेप्थ जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट मेक्स द बेसिस ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, simply human personal management comes under human resource management. पर्सनल मैनेजमेंट एक नैरो कंसेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसका मतलब है कि पर्सनल मैनेजमेंट भी उसके अंदर ही आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फोकस होता है कि वो डेवलपमेंट करे एचआर का। ठीक है, इट इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एचआर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। whereas in personal management, the focus is to respond to the organizational objects like profit maximization, goodwill of the organization. Personal management का सिर्फ सोल मोटिव होता है कि लोगों से कैसे काम कराए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तो अचीव करना ही है लोगों से काम करवा कर, लेकिन लोगों का डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, उनको अपनापन भी लग रहा है, उनको वो मोटिवेटेड भी है। तो जो पर्सनल मैनेजमेंट का काम है, साथ साथ में उसके अलावा भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि डेवलपमेंट करवाना। पर्सनल मैनेजमेंट का फिलोसफी ये है कि इट्स अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वैसे ही एक पर्सनल डिपार्टमेंट पहले हुआ करता था, लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया है। ये एक फिलोसफी है, एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है कि मैनेजमेंट को ह्यूमनाइजेशन करे। इट इज अ approach which focuses on humanization of management. It is a very important term, humanization of management. कि management क्या होता है? Getting things done, but in human resource management, it is getting things done with human, effectively and efficiently. And what is the role of personal management? It is primarily concerned about selection, recruitment and appraisal of personnel. और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, वो सिलेक्ट भी करते हैं, रिक्रूट भी करते हैं और अप्राइजल भी करते हैं, बट इसके साथ साथ मोटिवेशन भी वो करते हैं, मोरल बूस्टिंग भी करते हैं और टीम वर्क भी करते हैं। मतलब क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट एक नैरो कंसेप्ट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, तो पर्सनल मैनेजमेंट के जो जो एक्टिविटीज होती है वो भी करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, प्लस उसके एक एक्स्ट्रा वर्जन है, उसके एक्स्ट्रा अप्रोचेस है, एक्स्ट्रा प्रोसेसेस है। दिस इज हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, पर्सनल मैनेजमेंट की टेक्निक है, ट्रेडिशनली पर्सनल मैनेजमेंट यूज्ड कोहेसिव मेजर टू मेक पीपल वर्क। व्हाट इज कोहेसिव मेजर? कोहेसिव मेजर मतलब अगर मैं एक एचआर मैनेजर हूँ, मेरे एम्प्लॉयज अगर वर्क नहीं कर रहे, मैं उनको डायरेक्टली पनिशमेंट दूंगी कि अगर, या फिर धमकी दूंगी कि अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है, तुम्हें रिट्रेंच्ड कर दूंगी, तुम्हें ले ऑफ कर दूंगी। एक डायरेक्ट पनिशमेंट दिया जाता था, कोहेसिव मेजर। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक क्या है? इट यूजेस स्ट्रैटेजीज टू मोटिवेट पीपल टू वर्क थ्रू रिवॉर्ड सिस्टम, चैलेंजिंग जॉब एंड करियर डेवलपमेंट। वो रिवॉर्ड सिस्टम देती है कि अगर आपने ये काम इतने समय में फिनिश किया तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव्स मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी होती है जैसे बोनस, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी होती है, जैसे कोई मेमोंटो दे दिया, कोई अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दे दिया, बोर्ड में लगा दिया कि टॉप परफॉर्मर एम्प्लॉय, और साथ ही साथ कैरियर डेवलपमेंट करती है, ट्रेनिंग देती है कि आपको ये काम नहीं आ रहा है तो आपको हम सिखाएंगे, ये नहीं कि आपको हम निकाल देंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट पर कंसर्न है। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज पीपल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था
मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल्स, ह्यूमन एंड कैपिटल। तो ये किस चीज की मैनेजमेंट करता है? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बट आल्सो एम्प्लॉइज गोल्स। ठीक है, ये पीपल ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन होगा उसमें, अगर तुम फंक्शन नहीं करोगे, अगर एम्प्लॉइज फंक्शन नहीं कर रहे, उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? तो इसलिए ये एक्शन ओरिएंटेड है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, एक एक इंडिविजुअल पर ध्यान दिया जाता है, उनके उनके रिवॉर्ड सिस्टम्स क्या है, उनके बेसिक पे क्या है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी में क्या कमी आ रही है, उनको क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, ये सब आता है। इसीलिए इसको कहते हैं इंडिविजुअल ओरिएंटेड टू डेवलपमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार हम उनको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनको थ्रू आउट जब तक वो हमारे कंपनी में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, हम उनका डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट के वेरियस मेथड्स है, वो हम लेटर ऑन यूनिट्स में पढ़ते रहेंगे। इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम कभी नहीं सोचते कि 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा या 4 महीने बाद इसको खत्म कर देंगे, या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम कभी नहीं सोचते। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ही ऐसे होता है कि ये कंटिन्यूस बेसिस पर चलते रहे, इट्स अ परवेसिव इन नेचर। तो कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये कि एचआरएम भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एक टाइम पर रुक नहीं जाएगा, एक डिपार्टमेंट की तरह से काम नहीं करता है कि अब बंद हो जाएगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड बिकॉज इट इज लिंक्ड विद कंटिन्यूस फंक्शन। जब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा तो फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब डिफरेंट है अपने नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल्स में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होंगे वो सब डिफरेंट होंगे उनके नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज पर। तो हर को एक लेवल पे लाना, एक उनको पेस में लाना, उनके साथ वो लोग वर्क को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करें, ये एक बहुत चैलेंजिंग फंक्शन होता है। इसलिए कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग फंक्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नर्वस सिस्टम। हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा बैकबोन, हमारा ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसके बिना हमारा बॉडी चल नहीं सकता है, एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता है विदाउट नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। तो वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नर्वस सिस्टम है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही चल सकता है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज नो डिपार्टमेंट कैन वर्क। ठीक है, so it is very important to know that human resource management is a nervous system of the organization. Okay, now next move to the importance of human resource management. Human resource management helps for creating good HR practices. कुछ अच्छे HR practices बनाती है human resource management. Attract and retain talent. अगर मेरी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज है और मेरा एनवायरनमेंट अच्छा है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, मैं उनको रिक्रिएशनल क्लब में भेज रही हूँ, मेरे जैसे गूगल है, अमेजोन है, इसमें कोई फॉर्मल्स में आने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर सोफास होते, मतलब थोड़ा काम करो फिर थोड़ा वर्क करो, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि there should be an amalgamation of both the things. हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव करना है, साथ में पर्सनल गोल्स को पर भी ध्यान देना है। अगर हमारे कंपनी में कोई अच्छा टैलेंट है, ठीक है, और हम उनको सही पे नहीं कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के हिसाब से, मतलब दूसरी कंपनी उनको 10 लाख देने के लिए रेडी है पर एनम, और हमारी कंपनी उनको 8 लाख देगी, तो वो हमारी कंपनी में क्यों रुकेंगे? तो इसीलिए टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, हमें ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, या फिर उनको अच्छा पे देना पड़ेगा। तो इसीलिए देयर शुड बी गुड HR पॉलिसीज। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या
इम्पोर्टेंस है, इट ट्रेन पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स। अभी हम देख रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी क्विकली। अभी ये कोविड आ गया, तो ये कोविड में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, लेकिन फिर भी वो फंक्शन कर रहे हैं घर बैठकर। तो ये बहुत जल्दी 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 एक डिफरेंट वर्सिटी ऑफ डिफरेंट चीजें आ गई है। तो इतनी जल्दी कैसे किसी को इक्विप करें? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करती है? पीपल को ट्रेन करती है ऐसे ही चैलेंजिंग एंड डायनामिक रोल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा डेवलप करती है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज को, प्रोमोट टीम स्पिरिट, प्रोमोट करती है कि हम सब टीम में वर्क करें, टीम स्पिरिट करें। आइसोलेशन में वर्क करने किसी को पसंद नहीं होता। आप एक दिन, 2 दिन, 4 दिन अकेले अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जितने वर्किंग आवर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं, या इवन आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में भी आप जा रहे हैं, तो आप 9 आवर्स अगर कॉलेज में बैठे हैं या 5 आवर्स में बैठे हैं, तो आप 5 आवर्स मॉर्न ब्रेक धारण करके तो बैठ नहीं सकते ना, आपको किसी ना किसी से तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज ह्यूमन नेचर। तो उस चीज को प्रमोट करती है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इट्स डेवलप लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स पीयर एम्प्लॉइज, सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटेड हूँ। ये सब हमें कौन सिखाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और नॉट ओनली दैट, ये जॉब सेटिस्फैक्शन भी देता है। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे अच्छा पे मिल रहा है, मेरा वर्किंग कंडीशन अच्छा है, तो मैं क्यों स्विच करूँगी दूसरे कंपनी में? तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प इन जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एम आई क्लियर? अगर कोई भी डाउट्स है, पुट इन द चैट बॉक्स। नाउ next move to the objectives of human resource management. For exam point of view, objectives of HRM and functions of HRM is very important in this unit. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए। The primary objective of human resource management is to ensure the availability of competent and willing workforce to an organization. ऐसा workforce चाहिए जो competent हो, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक पर्टिकुलर जॉब में जैसा स्पेसिफिकेशन चाहिए उस जॉब के लिए, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट हो। मतलब मैच करना चाहिए ऐसा वर्कफोर्स, साथ में वो विलिंग होना चाहिए अपना आउटपुट देने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने के लिए वो विलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा वर्कफोर्स ढूंढना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ह्यूमन कैपिटल असिस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑब्टेनिंग द राइट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज टू फुलफिल इट्स स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल गोल्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था लास्ट क्लास पे कि राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ठीक है, नंबर, टाइम एंड प्लेस, ये 3 सही होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, टू फुलफिल इट्स स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल गोल्स। नेक्स्ट है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है? जो कि ऐसा क्लाइमेट, ऐसा वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉयज एंकरेज्ड हो कि वो अपनी जो स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, उनको वो पूरी तरह यूज करें। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वी कैन से दैट developing organizational climate, helping to create a climate in which employees are encouraged to develop and utilize the skills to the fullest and to employ the skills and abilities of the workforce efficiently. Okay, and the next objective is helping to maintain performance standards. Performance standards एक कंपनी का परफॉर्मेंस एक पहले ही पॉलिसीज में या फिर मेमोरेंडम में वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं मीटिंग्स में कि हमें क्या इस मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर सेमी ईयरली हमें क्या इस टाइम फ्रेम का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है एज एन ऑर्गेनाइजेशन।
तो वो जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वो फिक्स करते हैं, वही ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि जो एम्प्लॉयज है उनको उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स तक मैच करवाए, ठीक है। Helping to maintain performance standards and increase productivity through effective job design, provide adequate orientation, training and development, providing performance-related feedback, and ensuring effective two-way communication. It is very important, effective two-way communication. Communication can be one way and two way. One way जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इट इज अ वन वे, ठीक है। इसमें क्या आपका नुकसान है, आप मुझसे नहीं पूछ रहे तो मैं आपको कैसे बताऊंगी, मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगी जितना मैंने सोच के रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। लेकिन अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है तो वो कैसे क्लियर होंगे, ठीक है। और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर से बोले जा रहा है और सबऑर्डिनेट्स करे जा रहे हैं और सबऑर्डिनेट्स को पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है और मैं उसको कैसे कम्युनिकेट करूं, तो दैट मेक्स इट अ वेरी बैड कंडीशन, ओके। तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स भी बोल रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस वर्क को कैसे और बेटर करना चाहिए, उनसे सजेशंस मांगते हैं, और मैनेजर्स भी उनको encouraged करते हैं, उनको सजेशंस देते हैं। तो देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन इन एवरी लेवल। साथ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देना है, परफॉर्मेंस रिलेटेड फीडबैक भी लेना है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक टाइप ऑफ, वो हम बाद में यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन उसका मैं एक ब्रीफ बहुत बताती हूँ। उसमें क्या करते हैं हम, एक एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं उनके पीयर्स से, जैसे सबऑर्डिनेट्स जो है, उनके कलीग्स जो है, उनके सुपीरियर कौन है, सबसे हम एक 360 डिग्री एक हम फीडबैक लेते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में कि वो कैसा वर्क कर रहा है, उसका कैसा रिलेशन है। एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ एक रिलेशन भी ना मैटर करता है, कि वो अच्छे से बात करता है कि नहीं, वो रूड तो नहीं है, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हेल्पिंग टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ हार्मोनियस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हार्मोनियस रिलेशनशिप मतलब एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक अपनापन होना चाहिए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना आउटपुट 100% दूँ, इफेक्टिवली दूँ, एफिशिएंटली दूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये हेल्प करता है कि ये जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो क्रिएट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पिंग टू क्रिएट और मेंटेन अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फैक्ट्रीज जो हजारियस चीज़ें बनाती है, जैसे लाख के बैंगल्स हो गए, फिर क्रैकर्स हो गए, मैच स्टिक प्रोडक्शन हो गए, ये इन सब हजारियस होता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ गलती हो गई तो जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसी पॉलिसी या प्रोसीजर्स क्रिएट करे ताकि वर्कर्स का हेल्थ सेफ्टी ध्यान रखे, मतलब सेफ्टी प्रोसीजर्स हो, कि वो ग्लासेस लगाए। ऐसा एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिव किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके अलावा डेवलपिंग प्रोग्राम्स टू मीट द इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। मैंने पहले ही कहा है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो डेवलपिंग प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ताकि उनकी इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स एम्प्लॉयज के मीट हो, फुलफिल हो। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा या फिर एक इफेक्टिव, एफिशिएंट एम्प्लॉय रिटेन करने में हेल्प होगा, ठीक है। It ensures that organization is in compliance with provisional, territorial and federal laws affecting the workplace such as human rights, employment equity, occupational health, etc. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी ड्यूटी होता है कि वो जो भी जैसे अगर इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो इंडियन लॉज को माने, इंडियन की फेडरल लॉज, वहाँ के जो टेरिटोरियल लॉज है स्टेट में, वो फैक्ट्री है, उस स्टेट के लॉज रिलेटेड टू फैक्ट्री, फेडरल लॉज, और अगर कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो भी कंप्लाइंस कर रहे हैं, उनको भी मध्य ध्यान रखते हुए
ही बाकी सारा काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स होता है, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी होता है कि सारे एम्प्लॉयज एक समान है, कोई हैरेसमेंट नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज को, एंटी ड्रग एनवायरनमेंट है, ये सब लॉज ऑलरेडी लेड डाउन है इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लॉज और इंडियन लॉज में। तो वो लॉज कंप्लाइंस हो रहे हैं कि नहीं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में वेल ट्रेन्ड एंड वेल डेवलप्ड एम्प्लॉयज हो, ठीक है, और मोटिवेट हो, थ्रू आउट द टाइम वो मोटिवेटेड होनी चाहिए। टू इंक्रीज द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमने पहले ही पढ़ा है मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, जहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होने चाहिए। नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, बट एम्प्लॉयज की जब जिस एक्सटेंट तक ऑर्गेनाइजेशन तक उनकी गोल्स है उसको भी मीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टू हेल्प मेंटेन एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सन्स लाइफ, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि एथिकल हो, जैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, एक प्रॉपर हायरार्की हो, प्रमोशन का, टीम प्रमोशन का, एक कैसे रिवॉर्ड्स देते हैं वो एक एथिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी की चापलूसी कर रहा है तो उसको जल्दी से हम एक शॉर्टकट दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखकर हम क्या बोल सकते हैं, एक कंपनी जैसे टाटा ग्रुप है उसमें क्या एचआर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। टाटा कंपनी शॉल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। एचआर पॉलिसी शॉल प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी इन वर्कप्लेस। एम्प्लॉय शॉल बी ट्रीटेड विद डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट किया जाता होगा। एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होगा जहाँ कोई हरासमेंट नहीं होगा। रिस्पेक्ट फॉर द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू बी हर्ड, कि हर इंसान को सुनने का मौका मतलब बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर सब सेम हायरार्की में है, जैसे इनको सेम हायरार्की मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके नीचे जो हायरार्की में इनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो एक जो ऑल लेवल एलिजिबल, टू ऑल एलिजिबल मतलब इस लेवल के लिए अगर यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है तो ये तो एलिजिबल नहीं है ना, तो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल्स, ठीक है। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई किसी की चापलूसी कर रहा है या कोई शॉर्टकट्स यूज कर रहा है वो यूज नहीं करना चाहिए। डिसीजन शुड बी मेड ऑन मेरिट बेसिस। तो ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज का, ठीक है। ये था टाटा ग्रुप का। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एचआर ऑब्जेक्टिव्स एक इजी वे में, ठीक है, लेकिन एक बहुत वाइडर कंसेप्ट में, एक बहुत अच्छी कंसेप्ट में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम को पढ़ेंगे। ये समझिए आप एक सोसाइटी है, ठीक है, ये हमारी पूरी सोसाइटी है, मतलब एक इंडिया समझ लीजिए या फिर एक मार्केट समझ लीजिए जहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रही है, ठीक है। ये सोसाइटी हो गया। उसके अंदर आते हैं पर्सनल फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके अंदर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और फिर उसके अंदर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब पहले सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होगा, उसके अंदर में ही आता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर जब तक फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना कंपलसरी है, ठीक है। वैसे ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तभी फुलफिल हो पाएंगे जब सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम का मीनिंग ऐसे है। तो ये सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है क्या चीज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Human resource objectives can be summarized under 4 specific objectives.
Number one is societal objectives. It seeks to ensure that organization becomes socially responsible to the needs and challenges of the society while minimizing the negative impact of such demands upon the organization. मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं रिसोर्सेस ले रही हूँ अपने एनवायरनमेंट से वो मैं कस्टमर्स को एक एथिकल वे में पहुँचाऊँ, एक अच्छे वे में पहुँचाऊँ, ठीक है। मैं उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं करूँ, मैं उनके साथ कोई धोखेबाजी ना करूँ, ये एक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है। The failure of organization to use their resources for the society's benefit in ethical ways may lead to restriction. मतलब अगर मैंने फ्रॉड किया, मैंने एडल्ट्रेशन किया, मैंने कुछ गड़बड़ी कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट्स में या मैं धोखा दे रही हूँ अपने कस्टमर्स को, तो ये क्या होगा, इससे सोसाइटीज बेनिफिट नहीं होगा। मैं कोई एथिक्स यूज नहीं कर रही हूँ, इससे क्या होगा, जो कस्टमर्स है वो मेरे प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, इट विल लीड टू रिस्ट्रिक्शन, मतलब फिर लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएगी एंड देन कंपनी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Functional objective. Next is functional objective is to maintain the department's सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। पहले ऑर्गेनाइजेशन आएगा एंड देन आएगा फंक्शनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। सोसाइटल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड देन फंक्शनल एंड देन पर्सनल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इट रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स है वो उसको पहले मैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको हो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है। इफेक्टिवली करना है, it makes sure that human resource management is not a standalone department but rather a means to assist the organization with primary objectives। मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, वो इन्हीं के डिपार्टमेंट्स में से एक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्हीं का एक पार्ट है। वो क्या करती है, असिस्ट करती है बाकी डिपार्टमेंट्स को टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। फिर आता है हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इज टू मेंटेन द डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन एट अ लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। ह्यूमन रिसोर्सेज आर टू बी एडजस्टेड टू सूट द ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उनको फुलफिल करे। मतलब उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी है, ऐसी डेवलपमेंट देनी है, उनको इस तरीके से मोटिवेट करना है, उनको इस तरीके से अप्रेजल देना है कि वो अपना 100% आउटपुट दे और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको फुलफिल करें, ठीक है। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा बड़ा भी है, मतलब थोड़ा लॉन्ग कंसेप्ट है, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कंसेप्ट एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखते हुए भी, ठीक है। Human resource management has an important role to play in equipping organizations to meet the challenges of an expanding and increasing competitive sector. Increase in staff numbers, contractual diversification, and changes in demographic profile, which compel the HR managers to refigure the role and significance of human resource management. Due to globalization, liberalization, and privatization, we are experiencing different kind of diversification, market expansion, बहुत चीजें हो रही है, ठीक है। डायनामिक्स डे बाय डे चेंज होती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, स्टाफ नंबर्स में भी इंक्रीज आ रही है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी इंक्रीज हो रहा है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डेमोग्राफिक्स इज
gender, different kinds of caste, creed, this is demographic. तो जब डिफरेंट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो इनमें भी चेंजेस आएंगे जो कि बहुत वाजिब है। ज्योग्राफिक लोकेशन में भी चेंजेस आएंगे इन द सेंस कि पहले लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस कुछ अलग थे, अब कुछ और होते हैं, तो डायनामिक्स हमेशा चेंज होते रह रहे। तो इसमें फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। The functions are responsive to the current staffing needs but can be proactive in reshaping organizational objectives. All the functions of human resource management are correlated with the core objectives of human resource management. ये जो functions है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे वो correlated किससे है, core objectives of human resource management. Core objectives of human resource management क्या है, societal objectives, organizational objectives, personal objectives and personal functional objectives. ठीक है, इससे लिंक करते हैं functions of human resource management. For example, personal objective is sought to be realized through functions like remuneration and assessment. तो human resource management का एक function होता है remuneration, assessment. तो ये सब कैसे होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ही मतलब ये रिम्यूनरेट करेंगे तभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल्ड होंगे। ठीक है, तो हम ब्रॉडली फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है मैनेजरियल फंक्शंस और एक होता है ऑपरेटिव फंक्शंस। ठीक है, एक होता है मैनेजरियल फंक्शंस और एक होता है ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस जैसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते थे, हमेशा से पढ़ते हैं कि क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये फंक्शंस कैसे करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसके लिए we will say planning, it is the first and basic function of management and everything depends on plan. ठीक है, प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है। अगर आप प्लानिंग करेंगे नहीं तो बाकी आप जो फंक्शंस है वहां तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, before thinking of anything else, management needs to be aware of the vacancies or workforce needs of the organization. पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी कंपनी में कितनी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, कहाँ पर कैसा वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, कितना वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, वो सब जानना जरूरी है। अदरवाइज आप आईटी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट कर दिया लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी लोग भरे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो। ठीक है, कोई उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं डाल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए, रादर आप एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो। तो ये जरूरी है जानना कि वैकेंसीज कितनी है, किस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, उस डिपार्टमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, ये जानना, ये प्लान करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट फंक्शन के अंडर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing. The purpose of human resources is to bring together the available human resources and physical resources with the organization. The manager sets a framework for operative tasks. ठीक है, मतलब हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम किस प्रॉपर वे में विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन हम जो हमने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टाफिंग। वर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम देखते हैं कि कैसे रिक्रूट करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, किस टाइप के इंडिविजुअल्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो द एम ऑफ स्टाफिंग इज टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू फिल द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
Job analysis, recruitment and selection are the main functions under staffing. इसके अंडर आता है तीन चीज. जॉब एनालिसिस, हम पहले एनालाइज करेंगे कि किस टाइप का जॉब है, कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं. उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट, उसके बाद आता है सिलेक्शन. तो स्टाफिंग के फंक्शंस है जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ठीक है. Workers' job design and job analysis laid the foundation for staffing by identifying what diverse people do in their jobs and how they are affected by them. किस टाइप के डाइवर्स पीपल हमें चाहिए, जॉब एनालिसिस करके हमें वो पता चलता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ जॉब एंड स्पेसिफाइंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स सच एज नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज. इससे हमें पता चलता है कि कैसे, मतलब नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज, किस टाइप की नॉलेज चाहिए, किस टाइप की स्किल्स और किस टाइप की एबिलिटीज चाहिए वर्कफोर्स, उसको हम रिक्रूट करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे फॉर आवर स्टाफिंग प्रोसेस. ठीक है, टू फिल आवर वैकेंसीज. नेक्स्ट फंक्शन होता है डायरेक्टिंग. इट इज अ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट देम एंड फ्रॉम देम एंड और द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद आता है डायरेक्टिंग. अब हमने एक वर्कफोर्स को, एक ह्यूमन को, हमने एम्प्लॉय को रिक्रूट करके पहले एनालाइज किया, फिर रिक्रूट करके सिलेक्ट करके हमने उनको सिलेक्ट कर दिया. अब हम उनको बताएंगे ना कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ डिपार्टमेंट, और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हम पूछते हैं. तो हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं, एक हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम डेवलप करते हैं. HR manager instructs the team to act accordingly and provides appropriate guidance to meet the organizational objectives. हम उनको एक appropriate guidance देते हैं. ठीक है, appropriate guidance देते हैं कि कैसे आपको काम करना है, आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है, आपको कैसे काम करना है. उसके बाद आता है फिफ्थ, कंट्रोलिंग. HR managers must have full knowledge of handling all matters related to human resources. जो HR managers होते हैं उनको पूरा सब कुछ पता होना चाहिए और वो कैपेबल होना चाहिए कि कैसे things should be done and what should be not done. They also need to know how employees should be treated and how not. Employees का कैसे ट्रीटमेंट करना है, उनको किस तरीके से उनको डेवलप करना है, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना है, किस तरह से उनको इंसेंटिव्स देना है. ये सब किसका वो है, लुक इनटू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, उनकी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखें. Simultaneously, he or she sets the standards for management performance and subsequently analyzes the result based on such criteria through performance evaluation and job analysis. HR managers एक स्टैंडर्ड भी क्रिएट करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आपको देना है और उसको एक इवेल्युएट भी करते हैं कि आपका जो आउटकम है वो हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं कि नहीं. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसको एनालाइज करते रहते हैं, इसको इवेल्युएट करते रहते हैं कंटिन्यूसली. किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के. ठीक है, अब हमने पढ़ लिया है मैनेजरियल फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब हमारी बारी है ऑपरेटिंग फंक्शंस पढ़ने के लिए. ठीक है, ऑपरेटिंग फंक्शंस में क्या क्या आते हैं. ऑपरेटिंग फंक्शंस में आते हैं प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन और इंटीग्रेशन. ठीक है, प्रोक्योर करेंगे, डेवलप करेंगे, उनको कंपनसेट करेंगे, उनको मेंटेन कैसे रखना, उनको रिटेन कैसे रखना है और उनको मोटिवेट कैसे करना है, और फिर सारे चीज को इंटीग्रेट कैसे करना है. ये है ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, सो व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? Acquisition of human resources is the primary function of a manager. This includes all requirements of personnel, recruitment and selection of suitable candidates, and appointment to the right place of the workforce. वही the right people at right time at right place. ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये तीन चीज मैच हो रही है, तीन चीज
अमेलगमेट हो गया, ठीक है, कि जो सुटेबल कैंडिडेट्स हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ से जो सिलेक्ट किया है हमने, रिक्रूट जो किया है, उनको हम सही जगह पर अपॉइंट करेंगे सो दैट वी कैन गेट प्रॉपर आउटकम फ्रॉम देम, ठीक है, उनकी आउटपुट 100% हो, इफेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो। फिर हम उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू डेवलप द नेसेसरी स्किल्स एंड टैलेंट्स within the employees and ensuring the correct development of the selected candidates is an important function of human resource। उनको हम इस तरीके से ट्रेनिंग देंगे जो उनकी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी को एनहांस करे, इंक्रीज करे, ठीक है, ताकि जो हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमने पहले से क्रिएट करके रखे, सेट करके रखे, उनको वो मैच कर सके। Overall, the success of an organization depends on how well employees have trained for the job and their growth opportunities within the organization. The role of HR is to ensure that new employees acquire company-specific skills and knowledge so that they can perform their tasks efficiently. ये बहुत ऑब्वियस बात है, अगर मैं एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मुझे बताया ही ना जाए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। एक हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको मैच करने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय ही एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करती है, एनहांस करती है, ठीक है। तो एचआर मैनेजर का एक रोल है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक रोल है कि इंश्योर करें कि न्यू एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज या एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग कंपनसेशन एंड बेनिफिट। हम उनको कंपनसेट करेंगे, बेनिफिट देंगे। कंपनसेशन मीन्स हम उनके सैलरी कितना दे रहे हैं, वेजेस क्या दे रहे हैं, एचआरए कितना दे रहे हैं, एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। Benefits and compensation are major part of total cost expenditure of any organization. It is necessary to plug expenses and at the same time it is very necessary to pay employees well. जैसे कि मैंने पहले कहा है, अगर आप एक एम्प्लॉय रिटेन करना चाहते हैं तो उनको एक प्रॉपर, उनको एक एथिकल पे देना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक पैकेज भी क्रिएट करना है जिसमें उनके पास बोनसेस हो, बेनिफिट्स हो, कंपनसेशन हो, जैसे पेंशन स्कीम है, ईपीएफ स्कीम है, ईपीएफ स्कीम है, देन एचआरए है, ये सब एक पैकेज है। फिर उनको बोनस दिया जाता है कि इतने टाइम ओवर टाइम करेंगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, या फिर प्रमोशन करेंगे तो उनकी इतनी % इंक्रीमेंट होगा। ये सब एक पैकेज क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। वो क्या करती है, पैकेज सिर्फ एक बना के रख दिया ऐसा नहीं, वो हर एक एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट करती है, by which he will be able to give more good production to the company by doing his work with more interest. Obviously मुझे अगर अच्छा इनकम, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मुझे एक वर्किंग कंडीशन अच्छा मिल रहा है, तो मैं ऑब्वियसली इस कंपनी में रिटेन रहूँगी, ठीक है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआर मैनेजर्स की, एचआर डिपार्टमेंट की। अगर वो गुड टैलेंट को रिटेन करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोवाइड करें। देन कम्स इंटीग्रेशन। It means introducing new employees to the organization and their work or process. This includes motivating employees through various financial and non-financial incentives, providing job satisfaction, dealing with employee complaints through formal grievance procedures, collective bargaining, labor participation in management, conflict resolution, etc. इंटीग्रेशन में ये पार्ट बहुत ज़रूरी है कि लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो। जैसे फैक्ट्री का कोई न्यू टाइमिंग्स बनाया है तो उसमें जो लेबर यूनियन के जो हेड है या उनमें जो एक वॉइस, कलेक्टिव वॉइस जो एक उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट किया है, वो भी मैनेजमेंट के हिस्सा होना चाहिए। मतलब एक कोई भी डिसीजन जो कि उनसे रिलेटेड है उसमें उनका भी हामी होना चाहिए। तो लेबर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। उनके जो ग्रीवेंसेस है उनको फॉर्मली रेक्टिफाई करना चाहिए, फॉर्मली उनको सुनना चाहिए,
एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का कुछ एक उन्होंने डिसीजन लिया है और जो सबसे नीचे बॉटम में है या वर्कर्स है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, वो लोग एक लेवल पर मैच नहीं कर रहे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक मिडिल मैन होता है, एक लिंक होता है, एक मिडिल मैन होता है जिनको हम ऑफिसर्स बुलाते हैं, जो कि इनके जो डिमांड्स है और इनके जो एक्सपेक्टेशंस है उनको एक लेवल में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक डेवलपमेंट ऑफ साउंड ह्यूमन रिलेशंस होना चाहिए। इंटीग्रेशन के ये सारे पार्ट्स हैं, ये सब फंक्शंस आते हैं हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड देन कम्स मेंटेनेंस। It is most important function. It is related to the saving and promoting the physical and mental health of the employees, which aims to provide many types of fringe benefits like provident fund, life insurance, accident insurance, health insurance, pension, etc. एक एम्प्लॉय को मेंटेन रखने के लिए, मतलब उनको रिटेन रखने के लिए उनको अलग अदर बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं, जैसे जिससे उनके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ठीक रहे। ठीक है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, जिसमें एम्प्लॉय का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स वो लमसम अमाउंट उनको मिल रहा है फॉर देयर फ्यूचर लाइफ। ठीक है, उनको लाइफ इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, उनका एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर ड्यूरिंग फैक्ट्री मतलब एक फैक्ट्री प्रोमाइसेस या वर्किंग आवर्स में आने जाने में अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका पेमेंट, उनका क्लेम कौन देता है? ऑर्गेनाइजेशन देता है। ऐसे ही कुछ पॉलिसीज बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या करा? फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें मैनेजरल फंक्शंस आते हैं, ऑपरेटिंग फंक्शंस आते हैं। मैनेजरल फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। ऑपरेटिंग फंक्शंस में आता है हमारे प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपोजिशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। हम इसके एंड डेप्थ में नहीं जाएंगे, फिर वो हिस्ट्री की क्लास बन जाएगी रादर देन कॉमर्स क्लास। तो हम एक अच्छा एक ऊपर का वो लेंगे कि कहाँ से इवॉल्व हुआ है, एक ब्रीफ में समझेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, पहले के टाइम पर बियॉन्ड 1820 टू 1840 के टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या होता था? इट वाज द मॉडर्न कंसर्न विद मैनेजिंग वर्कर्स कम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ? जो फार्मिंग और हाउस होल्ड वाला जो काम था कि पहले लोग बस खेती बाड़ी करते थे या फिर घर में बैठ कर कुछ बना लिया, उनको बेच रहे हैं, जो बार्टर सिस्टम करते थे। इसके अलावा एक शिफ्ट आया कि फैक्ट्रीज में भी काम किया जा सकता है, एज अ लेबरर्स वहाँ पर भी काम किया जा सकता है। तो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ये शिफ्ट आया। और लेकिन उस टाइम पर उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, ना ही कोई फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम इनफ्लेक्सिबल था। उनको बहुत वर्क प्लेस बहुत नॉइजी था, अनक्लीन था, उनको प्रॉपर्ली रेम्यूनेट नहीं किया जाता था, उनका कोई प्रॉपर ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रहा था, बस वो काम करते थे और उनको पैसे दिया जा रहा था, यही रिलेशन था। लेकिन एक शिफ्ट आया फ्रॉम फार्मिंग टू फैक्ट्रीज, एक इंडस्ट्रीज की तरफ वर्कफोर्स एक डेवलप हुआ। ठीक है, इसमें यूसेजेस ऑफ मशीनरी होने लगे, मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन होने लगे। सोल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? प्रॉफिट लगे, मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन होने लगे। सोल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वहाँ पर ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट नहीं सोचा जाता था कि जो वर्कफोर्स काम कर रहे, जो एम्प्लॉयज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, उनके और भी नीड्स है, वो नहीं देखा जाता था। ठीक है, उसके बाद आया हमारा ट्रेड यूनियनिज्म। ठीक है, जो कि 1841 टू 1909 तक था। World has been separated in two types of economy. One is capitalization, which has a motive of profit maximization, and other was labor-intensive economy. दो इकोनॉमी में हमारा डिवाइड हो गया था, एक कैपिटलाइजेशन और एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। ठीक है, लेबर क्लास रिफ्लेक्टेड देयर प्रोग्रेस बाय स्ट्राइक्स, स्लो डाउन, पेन डाउन, बॉयकॉट एंड सबोटेज ऑफ द वर्क फॉर रेजोल्यूशन of the problem where new redressal
procedure had been developed to subsidize the cures like collective bargaining, grievance handling system, arbitration, disciplinary practices. जब लोग काम करते रहे इस पीरियड में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पीरियड में 1840 तक, तब उन्होंने देखा कि हमारे कोई डिमांड्स मीट नहीं किया जा रहा है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो जैसे सोच रहे हैं हमें वैसे ही काम करना पड़ रहा है, उनके जो वर्किंग आवर्स है उसी हिसाब से हमें वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मशीनरी टाइप ऑफ हो गया था कि मनुष्य को, ह्यूमन को एक मशीन की तरह देखा जा रहा था। तो क्या हुआ, एक ट्रेड यूनियनिज्म बना कि सब मिलकर कलेक्टिव लोग, सारे वर्कर्स एक साथ आए और उनका एक लीडर बना, और फिर उन्होंने स्ट्राइक्स किया, स्लो डाउन किया, बॉयकॉट किया, ठीक है, सबोटेज ऑफ वर्क किया। और इसके चक्कर में कुछ न्यू टर्म्स, न्यू चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो अब भी चलता आ रहा है, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम, कि आपको शिकायत है उसको हम कैसे पूरा करें, ये सिस्टम, आर्बिट्रेशन, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, डिसिप्लिन माना गया कि इस टाइम पर घुसना है, इस टाइम पर निकलना है, एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट होना स्टार्ट कर दिया था 1841 टू 1909 में ट्रेड यूनियनिज्म एरा के अंडर। ठीक है, उसके बाद आया साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको हम टेलरिज्म भी कहते हैं। वी ऑल नो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.Y. टेलर। कौन है? F.Y. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म भी कहा जाता था। टेलरिज्म, F.Y. टेलर एक ही बात बोलते थे, वन बेस्ट वे, ब्रेक डाउन जॉब्स विद स्मॉल स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेस्पेक्टिव टास्क व्हिच मेनी अनस्किल्ड वर्कर्स कैन डू। मतलब टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, जिससे जो अनस्किल्ड वर्कर्स है वो भी उस काम को कर सकते थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो 1910 में इवॉल्व हुआ और 1920 में इम्प्लीमेंट हुआ और ये चलता गया 1940 तक। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता था, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस की टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को कैसे ह्यूमन के साथ इंटरलिंक किया जा सकता है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर बॉटम मैनेजमेंट जो था उनके बीच में फ्रेंडली कोऑपरेशन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एवरी वर्कर टू हिज फुलेस्ट एस्पेक्ट्स। मतलब उन्होंने कोशिश की कि हर एम्प्लॉय को डेवलप किया जा सके, लेकिन ड्रॉबैक्स अब भी वही थे, मैन बिकम्स मशीन एंड ह्यूमन फैक्टर्स वेयर कंप्लीटेड अवॉइडेड। उनके साइकोलॉजिकल, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को एकदम इग्नोर किया गया। ठीक है, उनको अवॉइड किया गया। तो इसलिए इस ड्रॉबैक को लेकर नेक्स्ट आया इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एरा, जो कि 1945 से 1970 के बीच में रहा। उसमें क्या हुआ कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर्स को भी ध्यान में रखा गया। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मतलब एक वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव किया गया, जहां एक अच्छी लाइटिंग है हो रही है, गुड लाइटिंग है, गुड मशीन से, ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन एक्सीडेंट्स हो रहा है, वैसा नहीं, एक अच्छे मशीनरी लाया गया जिससे उसमें उनको प्रॉपर पॉलिसीज की, उनकी एक सेफ्टी और हेल्थ को ध्यान रखा जा रहा था। और नॉट जस्ट गेटिंग टेक्निकल कंडीशंस राइट, यहाँ पर ह्यूमनाइजेशन पर भी हल्का ध्यान दिया जा रहा था इन 1945 टू 1970, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एरा कहा जाता है। इसमें मेनली फोकस ऑन द पार्ट ऑफ IQ ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू 2 टेस्ट किया जा रहा था, MMPIT जिसको मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, और एक मायर बिंग चंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ये ब्रीफ में हम समझते हैं, एक 2 टेस्ट है जिस जो टेस्ट मतलब एक असेस करने के बाद इस पता चलता था कि किस वर्कर में कितना स्किल है और उनकी क्या एप्टीट्यूड है, इस हिसाब से उनको जॉब दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद आया हमारा ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जो कि 1971 टू 1980 तक था। इसमें ह्यूमन रिलेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया कि मतलब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो पीयर एम्प्लॉयज है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके बीच में एक
एक अपनापन होना चाहिए। इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉयज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन होगा आप बात कर पाएंगे, आप खुश होंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखा गया ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में, जो कि 1971 टू 1980 में हुआ। बेसिक फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, एम्फसाइज्ड व्यू टुवर्ड्स वर्कर्स हैव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क। मतलब जो थोड़ा ध्यान था वो मशीनरी तक तो था ही, लेकिन साथ में ह्यूमंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ह्यूमन रिलेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे क्या हुआ कि जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, उसके बाद आया 1980 टू 1990 में बिहेवियरल साइंस एरा। बिहेवियरल साइंस एरिया मतलब एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब नए नए ब्रांचेस ऑफ डिसिप्लिन उस टाइम पर इवॉल्व हुए इन कंटेक्स्ट विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन कंटेक्स्ट विद इंडस्ट्री, इन कंटेक्स्ट विद ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स थे एब्राहम मास्लो, जैसे हमने मास्लो का हायरार्की पढ़ा है, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, बेसिक नीड्स चाहिए, ये सब जो थे एक्स वाई थ्योरी जो कि हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, वो सब लिंक किया गया किसके साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। जिससे क्या हुआ, ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट पर ध्यान देना स्टार्ट हो गया था। ह्यूमंस को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन को वर्क फोर्स की साइकोलॉजी पर, वर्क फोर्स की बिहेवियरल साइंस पर ध्यान देने का टाइम आ गया था इन बिहेवियरल साइंस एरिया 1980 टू 1990। उसके बाद आया कंटेम्प्रेरी एरा, जो कि 1990 ऑनवर्ड्स रहा। उसमें मोर फोकस्ड ऑन गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट थ्रू एचआर। वर्कफोर्स, सारे इंसान अलग होते हैं, सबका अलग अलग कैपेबिलिटीज है, लेकिन वो कैपेबिलिटीज अगर हमारे पास इतना स्ट्रांग है, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आप मुझसे मेरी फैक्ट्रीज ले लीजिए, मेरे फैक्ट्रीज जला दीजिए, लेकिन मुझे मेरा वर्कफोर्स दे दीजिए, मैं सेम बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा। तो वैसे ही वो एचआर एक ऐसा एक एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, एक मार्केट में कॉम्पिटिटिव दूसरे कंपनी से आगे बढ़ने के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है। Focuses on developing HR strategies, aligning them with corporate strategy and achieving organizational goals effectively. तो एक डेवलपमेंट होने लगा HR स्ट्रैटेजीज का, एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने लगे। तो इससे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पर एक अलग सा डिपार्टमेंट बना, एक उन पर फोकसेस, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी पॉलिसीज पर ध्यान देना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इस एरा पर। और ये था एज अ वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, अब आ रहा है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। इंडिया में 1920 टू 30 बिगिनिंग हुआ था, उसमें कैपिटलिज्म था, वो क्लेरिकल स्टेटस था। देन 1940 टू 60 एडमिन स्टेटस था, 1970 टू 80 मैनेजरियल स्टेटस था, एंड 1990 से एग्जीक्यूटिव स्टेटस आ गया, जहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, एम्फोसाइज किया गया, और एक इसको फिलोसॉफिकल आउटलुक दिया गया, फिलोसॉफिकल एक प्रोसेस, एक अप्रोच की तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखा गया इंडिया में। ठीक है, मोस्टली इसको हमें वर्ल्ड के थ्रू जो इसका एवोल्यूशन हुआ उस पर ध्यान देना है। इंडिया में हम ये देख सकते हैं कि पहले वेलफेयर ऑफिसर्स थे, उसके बाद लेबर मैनेजर्स थे, उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट आया, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स। मतलब पहले एक नैरो कंसेप्ट था, वेलफेयर ऑफिसर मतलब बस वेलफेयर, एक लिंक क्रिएट करते थे टॉप मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट के बीच की, आपकी ये डिमांड से, आपकी मेरी ये एक्सपेक्टेशन से, उनको बीच में लाने के लिए एक वेलफेयर ऑफिसर या फिर लेबर मैनेजर आते थे। उसके बाद थोड़ा कंसेप्ट और ब्राइडर हुआ, वाइडर हुआ, तो पर्सनल मैनेजमेंट आया, उस पर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया। तो पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप लोगों का ये आज वो है कि आप ये सब रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एचआर मैनेजर की क्या ड्यूटीज है और पॉलिसीज क्या है एचआर के, ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बुक आपको कौन सा यूज करना है। बुक आपको टीएन छाबड़ा आप यूज कर सकते हैं, एसओएल के स्टडी मटेरियल भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स है। टीएन छाबड़ा देख सकते हैं आप, और सीबी गुप्ता भी है, वो भी देख सकते हैं।
ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, कोई भी एडिशन ले सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन लेना ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन लास्ट के 2 एडिशंस भी सेम होते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर और कोई डाउट्स होंगे तो आप क्लास के बाद भी इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं तब क्लियर कर दूंगी। ठीक है, हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ एचआरएम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडिया कंटेक्स्ट में आप थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन बाकी मेन कंसेप्ट जो है वर्ल्ड के हिसाब से वो आपको ज़रूर अच्छे से समझना चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको काम आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं ग्रुप में नोट सेंड कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम एचआर पॉलिसीज एंड बाकी सब पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू।